हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए लास्ट जो है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर लिया था और आधा जो चैप्टर था, आधा जो यूनिट था वो हमने कवर कर लिया था। बीच में काफ़ी टाइम से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया, मेरी सिस्टर की जो है शादी थी, ठीक है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं थोड़ा बिजी था। अब जो है आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है, ये वीडियो देखने से पहले वो आप पहले रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप जो है ये वाला वीडियो देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जितनी थ्योरी हमने पढ़ ली है उससे रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखिए कई बार स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर हिंदी में लिखिए या हिंदी में समझाइए। तो देखिए हिंदी में लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वियोजन की जो मात्रा है, वो इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती। मतलब इसमें चार ऑप्शन है, तो चार में से तीन पर तो निर्भर करेगी वियोजन की मात्रा और एक पर निर्भर नहीं करेगी। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किस पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन क्या है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखिए एक्सेप्ट का मतलब है उसको छोड़कर, ठीक है, किसको छोड़कर, बाकी सब पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वियोजन की मात्रा डिपेंड कर रही है। देख लेते हैं ऑप्शन। डाइल्यूशन, बिल्कुल आपको मैंने पढ़ाया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से जो वियोजन की मात्रा है वो डाइल्यूशन पे डिपेंड करती है। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इस पर भी डिपेंड करती है। अब देखिए एक बात का आप ध्यान रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन के साथ जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ता जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम कह रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जो 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा डाइल्यूशन पे, ठीक है, क्योंकि हम ओवरऑल जनरल बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट दे रखा है तो पोलर है या नॉन पोलर है उस पर डिपेंड करेंगे। जैसे जैसे पोलैरिटी आप बढ़ाओगे जो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन है वो बढ़ता जाएगा। नॉन पोलर में डिसोसिएशन क्या होगा, कम। इसके बाद है टेम्परेचर। नॉर्मली मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ेगा। फोर्थ ऑप्शन है कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। कंडक्टेंस का आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कोई कनेक्शन, कोई लेना देना नहीं है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा तीन पर डिपेंड कर रही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक पर डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब जो वियोजन की मात्रा है तीन पर निर्भर कर रही है, एक पर निर्भर नहीं कर रही। तो आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपके आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 वाले में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कॉलरश लॉ इज रिलेटेड विद। मैंने आपको कॉलरश लॉ बताया था, मैथमेटिकल फॉर्मूला, एप्लीकेशन सब पढ़ाया था, तो आप वीडियो जो है जरूर देख लेना। क्वेश्चन दे रखा है कॉलरश लॉ इज रिलेटेड विद। तो मैंने आपसे कहा था कॉलरश लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल जैसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। कॉलरश लॉ इज रिलेटेड विद, ये कह रहा है कि जो कॉलरश का नियम है, कॉलरश का जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ बल्की ग्रुप्स, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ एटम। देखिए यहाँ सिंपल सा अगर हम देखें तो कॉलरश लॉ है जो वो किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कई बार हमने नाम ही देखा होगा, कॉलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो सिंपल सा है, बहुत थ्योरेटिकल है, ये आपके 2013 में पूछ रखा है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन इज। एक्टिविटी को मैंने आपसे कहा था कि एक्टिविटी जो है, जिसको आप एक्टिव मास भी कह सकते हो, एक्टिविटी को आप क्या कह सकते हो, एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान भी कह सकते हो, या सक्रियता भी कह सकते हो। ये कह रहा है सक्रिय द्रव्यमान या सक्रियता का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो किसके साथ, सांद्रता के साथ। अब देखिए सांद्रता मैंने आपसे कहा था, कंसंट्रेशन को आप C में लिख सकते हो, कंसंट्रेशन को आप M में लिख सकते हो। कंसंट्रेशन का मतलब है सांद्रता, M का मतलब है मोलैलिटी, मोललता, ठीक है। कंसंट्रेशन M में दे रखी है, मैंने आपसे कहा था M में होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में रिलेशन की बात करूं तो A आप लिख सकते हो A इक्वल्स टू F इंटू C या A इक्वल्स टू गामा इंटू M। ये मैंने आपसे कहा था नोटेशन अलग अलग ले रखे होते हैं। A जो होता है प्रोपोर्शनल होता है C के, A जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है C के, या आप कह सकते हो A होता है प्रोपोर्शनल किसके, M के। सक्रिय द्रव्यमान जो है सांद्रता के या मोललता के समानुपाती होता है। सक्रियता जितनी ज़्यादा हो, सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उसकी सक्रियता उतनी ज़्यादा
होगी। इसके बाद जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपके कांस्टेंट आ जाएगा। नॉर्मली बुक्स में दोनों लिखे होते हैं, A इक्वल्स टू एफ इंटू सी या A इक्वल्स टू गामा इंटू एम। तो अगर मैं ओवरऑल फॉर्मूले की बात करूं तो A इक्वल्स टू गामा इंटू एम, ये ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा। A यहाँ पर है सक्रियता या एक्टिव मास, गामा यहाँ है एक्टिविटी कोफिशिएंट, सक्रियता गुणांक, ठीक है। एक्टिविटी कोफिशिएंट कहते हैं, M है मोललता। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप M बढ़ाओगे वैसे वैसे A की वैल्यू बढ़ जाएगी। और गामा जो है एक्टिविटी कोफिशिएंट वो किसकी रेंज में आता है, 0 से 1। कम से कम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, इतनी होती नहीं है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन होती है। ये सब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, तो देखिए A और M में रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ मैंने सीधे सीधे लिख दिया A इज प्रोपोर्शनल टू M। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, सेकेंड। ऑप्शन क्या दे रखा है, सेकेंड। लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, फोर्थ जो क्वेश्चन है, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.25 मोलल K2SO4 सॉल्यूशन इज। यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन दे रखा है K2SO4 का, ठीक है। अगर मैं इसको आयनाइज करूँ तो ये किस में आयनाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो आप इरिवर्सिबल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2K प्लस SO4 2- ये दे रखा है। तो यहाँ पर अगर इसकी सांद्रता शुरू में है 0.25, कितनी है, 0.25 मोलल है, क्या है, मोलल। तो अब यहाँ पर अगर मैं पोटेशियम आयन की सांद्रता की बात करूँ तो इसकी जो सांद्रता है उससे क्या हो जाएगी, दुगनी, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट का एक अगर मैं यूनिट फॉर्मूला कहूँ तो पोटेशियम कितने बन रहे हैं उससे, 2। तो यहाँ पर पोटेशियम की जो सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी, डबल इसकी। तो 0.25 का डबल होता है 0.5, और सल्फेट की सांद्रता वही होगी जो पोटेशियम सल्फेट की है, तो ये हो जाएगा 0.25। तो ये मैंने बता दिया कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो वहाँ पर मैंने कहा कि जब ये 100% डिसोसिएट होगा तो पोटेशियम आयन की सांद्रता हो जाएगी 0.5 और सल्फेट आयन की सांद्रता हो जाएगी 0.25। ये तो मैंने सिंपल बात करी कि भाई पोटेशियम सल्फेट है, मान लीजिए पूरा आयनाइज हो गया, तो इसको मैंने इरिवर्सिबल फॉर्म में लिख दिया। पोटेशियम सल्फेट जब आयनाइज होगा तो पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन में आयनाइज होगा। पोटेशियम आयन की जो संख्या है वो ट्वाइस होगी जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला यूनिट था, और सल्फेट की होगी 1 सेम। तो यहाँ कंसंट्रेशन इसकी ट्वाइस हो जाएगी पोटेशियम आयन की और इसकी सेम रह जाएगी। अब ये कह रहा है आयनिक स्ट्रेंथ, तो आयनिक स्ट्रेंथ का मैंने सिंपल सा फॉर्मूला I इक्वल्स टू हाफ समीशन MI/ZI स्क्वायर ये बताया था। अब हाफ समीशन MI/ZI स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने कहा था कि आयनिक स्ट्रेंथ का सिंपल से सिंपल फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर हाफ तो फिक्स है, समीशन का मतलब क्या है, समीशन का मतलब ये है कि M1Z1 स्क्वायर प्लस M2Z2 स्क्वायर प्लस M3Z3 स्क्वायर प्लस डैश 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 जितने दे रखे हैं। तो यहाँ पर Z और M क्या है, यहाँ पर I बता रहा है कि कितने तरह के आयन प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में। अब एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है केवल पोटेशियम सल्फेट, तो 2 ही तरह के आयन प्रेजेंट है, पोटेशियम और सल्फेट। तो I की वैल्यू 1 और 2 होगी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो 1 इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको, समीशन का मतलब होता है प्लस के फॉर्म में। तो ये आप लिख सकते हो M1Z1 स्क्वायर प्लस M2Z2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर M1 क्या है, एक आयन को आप M1 कह सकते हो या 1 कह सकते हो। तो 1 आयन मैंने कहा, मान लीजिए पोटेशियम है, ये 1 नंबर का आयन है और ये 2 नंबर का आयन है मान लीजिए। तो M1 का मतलब क्या है, मोलैलिटी या कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ नंबर 1 आयन। Z1 क्या है, Z1 स्क्वायर, Z क्या है, चार्ज ऑन किस पे, आयन पे, चार्ज ऑन आयन नंबर 1। दूसरा क्या है M2। अब देखिए यहाँ पर M1 जो है इस आयन की सांद्रता है जो कि यहाँ मैंने 0.5 लिख रखी है, और M2 जो है वो सेकंड नंबर आयन की सांद्रता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के स्टार्टिंग की सांद्रता नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करवाया था। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, I इक्वल्स टू हाफ M1Z1 स्क्वायर प्लस M2Z2 स्क्वायर। तो ये मान लीजिए मैंने कह दिया पोटेशियम की सांद्रता, और ये क्या हो गया पोटेशियम पे चार्ज, पोटेशियम पे चार्ज कितना है +1, ठीक है। M2 क्या हो गया, सल्फेट की सांद्रता, और Z2 क्या हो गया, सल्फेट पे चार्ज। तो यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर है। अब आप इसको क्या करो, वैल्यू रख लो, I इक्वल्स टू हाफ। अब देखिए M1 जो है कितना है 0.5, तो मैंने 0.5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय Z1 का स्क्वायर। Z1 कितना है, पोटेशियम पे चार्ज कितना है 1, तो ये मैंने कह दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
अब M2 जो है वो क्या है, सल्फेट। सल्फेट की सांद्रता कितनी है, 0.25 इंटू यहां पर Z जो है सल्फेट पे जो आयन पे जो चार्ज है वो कितना, -2, तो मैंने कह दिया -2 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि अगर अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं और उसकी सांद्रता दे रखी है और आयनिक स्ट्रेंथ पूछी है, तो आपको मैंने एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक ऐसे बताई थी कि अगर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन होगा, बाई यूनिवैलेंट या यूनिबाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कंसंट्रेशन या मोलैलिटी से क्या रिलेशन होगा। अगर आपको वो याद है तो इसका आंसर आप 5 सेकंड में बता सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको सिंपल जो मेथड है, ओवरऑल डिटेल मेथड है, उससे सॉल्व करके बता दिया। और ट्रिक जो है मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बताई थी कि अगर आपके इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं और उनकी कंसंट्रेशन दे रखी है तो आयनिक स्ट्रेंथ का उस कंसंट्रेशन से रिलेशन क्या होगा। तो अगर आपको वो ट्रिक याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, थ्योरी वीडियो देखिए ताकि आपको डिटेल मेथड भी समझ में आ जाए और ट्रिक वाला मेथड भी समझ में आ जाए। ट्रिक वाले मेथड से क्या होगा कि कैलकुलेशन में जो गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक्स हो सकती है, उससे आप बच सकते हैं और आपका टाइम भी बच जाएगा। कई बार क्या होता है हम न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं कि भाई हमारा टाइम कंज्यूम होगा या हमसे गलती हो जाएगी, लेकिन अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको 5 सेकंड लगेंगे, बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑन-सैगर इक्वेशन पे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, इन द ऑन-सैगर इक्वेशन लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा नॉट m माइनस ब्रैकेट में दे रखा है 82.4 अपॉन ब्रैकेट में dt की पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन ब्रैकेट में दे रखा है dt की पावर 3/2 लैम्डा नॉट m ब्रैकेट क्लोज √c। देखिए ये आपके ऑन-सैगर इक्वेशन है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था ऑन-सैगर इक्वेशन क्या होती है और कौन कौन से जो टर्म है वो कौन कौन से इफेक्ट को बताता है। 2 इफेक्ट दे रखे हैं यहाँ पर, एक तो दे रखा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और एक दे रखा है एसिमेट्रिक इफेक्ट। एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। एक बात और कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है आरपीसी ने जब पूछा था 2015 में स्कूल लेक्चरर में, थोड़ी सी गलती कर दी थी कि ये जो पावर है 3/2 की जगह 1/2 लिख दी थी। तो वहाँ पर आप ध्यान रखना, थोड़ा बहुत कई बार क्या होता है प्रिंटिंग मिस्टेक या वहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग चलिए। यहाँ पर होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एसिमेट्रिक इफेक्ट जो होता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। क्या अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है, नेगेटिव चार्ज ने। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव के चार्ज के चारों तरफ वो सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, सममित होते हैं, जिसकी वजह से उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। मतलब नेट फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो 0 हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से बराबर अट्रैक्शन लग रहा है, कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो ये जो सिमेट्रिक एनवायरनमेंट है ये एसिमेट्रिक हो जाता है और एसिमेट्रिक होने की वजह से उस पे नेट फोर्स कार्य करता है। नेट फोर्स लगता है जो कि उसकी स्पीड की या जो डायरेक्शन है पॉजिटिव आयन के मूवमेंट की उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिससे उसकी स्पीड या मोबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक तो ये था। दूसरा है आपके इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट एक्चुअल में मीडियम इफेक्ट होता है। मीडियम इफेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर ये आपके स्फीयर है तो स्फीयर के चारों तरफ क्या होता है, आपके सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो जब आप फील्ड लगाते हो और आयंस मूव करते हैं तो आयंस जो होते हैं सॉल्वेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है, जो घर्षण बल है वो कार्य करता है और उसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो है मीडियम इफेक्ट है, मतलब ये घर्षण बल पर डिपेंड कर रहा है और घर्षण बल जो है वो आपके विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। जो आपके सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी क्या है, और विस्कोसिटी के लिए यहाँ पर टर्म नीटा दे रखा है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर टर्म जो है डी का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट।
टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और जो नीटा है वो है आपके विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो यहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया था, ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो है वो मीडियम इफेक्ट है और मीडियम इफेक्ट जो है विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है और विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है नीटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इन द ब्रैकेट आर रेस्पेक्टिवली द मेजर ऑफ, कि ये जो दो टर्म दे रखी ब्रैकेट में, एक टर्म ये और एक टर्म ये कौन से इफेक्ट को दर्शा रही है, प्रदर्शित कर रही है, शो कर रही है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि नीटा जो है वो किसको बता रहा है, मीडियम इफेक्ट को, मतलब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, और दूसरा जो है वो किसको बता रहा है, एसिमेट्रिक इफेक्ट को। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपके ये, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है या हम कहें सीक्वेंस से पूछा है, तो पहला जो ब्रैकेट में जो टर्म है वो किसको बता रहा है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, और जो दूसरा टर्म है वो बता रहा है एसिमेट्रिक इफेक्ट को। यहां पर आपको पूरा ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है ऑन-सेंगर इक्वेशन का वो क्या है। मैंने आपसे थ्योरी के टाइम पे भी कहा था कि वहां पर ऑन-सेंगर इक्वेशन का फॉर्मूला देकर पूछ रखा है कि कौन सी टर्म किस इफेक्ट को बता रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम याद तो कर लेते हैं भाई ऑन-सेंगर इक्वेशन ये है, लेकिन यहाँ पर किसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इसके यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है और कौन सी टर्म किसको बता रही है, हम इतना ध्यान से नहीं पढ़ते। तो अगर आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑन-सेंगर इक्वेशन क्या है और कौन सी टर्म किसको बता रही है। आई थिंक यहाँ आज के लिए इतना सफिशिएंट है कि इस क्वेश्चन में आपके फर्स्ट आंसर हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन जो है ब्रैकेट में जो टर्म है वो बता रही है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को, और जो सेकंड टर्म है वो बता रही है एसिमेट्रिक इफेक्ट को। इतना आपके लिए यहाँ पर सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाय प्लॉटिंग माइनस लॉग गामा प्लस माइनस अगेंस्ट म्यू द स्लोप ऑफ द लाइन फॉर यूनिबाइवेलेंट एंड बाई यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट विल बी। अब यहाँ एंड की जगह और भी लिख सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो जो मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था डिबाय-हकल लिमिटिंग लॉ। डिबाय-हकल लिमिटिंग लॉ की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से था, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस 0.509 z प्लस z माइनस रूट आई। अब I जो था वो आयनिक स्ट्रेंथ था, I जो था क्या था, आयनिक स्ट्रेंथ। अब देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन होते हैं, मैंने आपसे कई बार कहा है नोटेशन चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो न्यू है ये आपके आयनिक स्ट्रेंथ को बता रहा है, किसको बता रहा है, आयनिक स्ट्रेंथ को। तो I की जगह न्यू लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या करा, I की जगह न्यू लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्राफ की बात कर रहा है, तो एक चीज और है, इसने माइनस लॉग गामा प्लस माइनस ले रखा है, तो यहाँ की जगह मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ये माइनस लगा दिया। अब ये कह रहा है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे किसके लिए, यूनिबाइवेलेंट या बाई यूनिवेलेंट के लिए, तो आपके जो स्लोप है वो क्या आएगा, ये कह रहा है स्लोप। ये कह रहा है डिबाय-हकल लिमिटिंग लॉ का जो फॉर्मूला है उसके बाद मैंने आपको ग्राफ बताया था, ग्राफ था माइनस लॉग गामा प्लस माइनस, ये आपके मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ठीक है, इक्वल्स टू, या माइनस लगा दे तो यहाँ माइनस हट गया, 0.509 ब्रैकेट या ब्रैकेट नहीं है, मॉड्यूलस का साइन है, z प्लस z माइनस। अब ये मॉड्यूलस का साइन का मैंने आपको मतलब बताया था कि z प्लस का मतलब पॉजिटिव आयन पे चार्ज कितना है और z माइनस का मतलब नेगेटिव आयन पे चार्ज कितना है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड्यूलस किससे क्या होगा, जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, और ये है रूट म्यू आयनिक स्ट्रेंथ। अब ये कह रहा है आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, माइनस लॉग गामा प्लस माइनस और रूट म्यू के बीच में। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx के बराबर कह सकते हो, या y इक्वल्स टू माइनस mx के बराबर कह सकते हो, कैसे भी कह सकते हो। अब यहाँ पर ये आपने ले लिया y, ये ले लिया x, तो ये जो टर्म बच गई 0.509 साथ में इंटू कह दो, कुछ भी कह दो, z प्लस z माइनस, ये आपके बच गया स्लोप के लिए। y इक्वल्स टू माइनस mx कह सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये आपने माइनस साथ में ले लिया, और ये आपके x हो गया। तो ये y इक्वल्स टू mx की अगर मैं बात करूँ तो m जो होता है वो स्लोप को बताता है, स्लोप को हिंदी में कहते हैं ढाल, स्लोप को हिंदी में क्या कहते हैं, ढाल। देखिए काइनेटिक्स का जो एक वीडियो था जिसमें मैंने ग्राफिकल मेथड वाला बताया था, वहाँ पर मैंने जो ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन के कितने तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, उनका स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, बहुत डिटेल में बताया है। तो अगर आपको ग्राफ के कंसेप्ट और क्लियर करने हैं तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, y इक्वल्स टू mx है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस लॉग गामा प्लस माइनस, और x की जगह क्या आ गया, रूट म्यू। तो अब जो बच गया है वो m की जगह, और वो किसको बताता है, स्लोप को। बचा क्या, 0.509 इंटू z प्लस z माइनस।
अब Z प्लस Z माइनस क्या है, चार्ज, किस पे, आयंस पे। अब ये कह रहा है यूनिबाइवेलेंट। यूनिबाइवेलेंट का मतलब पहले वाले आयन की वैलेंसी 1 है और बाद वाले आयन की वैलेंसी 2 है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सोडियम सल्फेट, तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है Z प्लस वो कितना है, 1 प्लस 1 कह सकते हो आप, और जो दूसरा है Z माइनस वो कितना है। अब देखो सोडियम सल्फेट में कैटायन की वैलेंसी 1 है या चार्ज 1 है, और सल्फेट जो है एनायन उस पर चार्ज कितना है 2, तो मैंने कह दिया -2। और दूसरा है बाई यूनिवेलेंट। बाई यूनिवेलेंट को आप कह सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस केस में जो Z प्लस है वो है +2 और Z माइनस जो है वो कितना है -1, क्योंकि Cl पे -1 होता है। अब दोनों ही केस में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा। तो चाहे आप बाई यूनिवेलेंट का हो या यूनिबाइवेलेंट का हो, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है Z प्लस और Z माइनस का वो -2 आएगा, लेकिन यहाँ मॉड्यूलस का साइन लग रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0.509 × 2, ये आपके स्लोप आ जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 2 × 0.509। तो ये आपके डिबाय-हकल लिमिटिंग लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड थ्योरी जो है जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। तो अगर आपको यहाँ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप थ्योरी वीडियो देखिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स NaOH, NaCl एंड बेरियम क्लोराइड द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस आर। तो यहाँ पर इसने 3 इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उनकी कंडक्टेंस दे रखी है। क्या दे रखी है, रेस्पेक्टिवली NaOH की दे रखी है 248.1 × 10⁻⁴, NaCl की दे रखी है 126.5 × 10⁻⁴, और बेरियम क्लोराइड की दे रखी है 280 × 10⁻⁴। सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, यूनिट दे रखी है ये। इसके बाद ये आगे कह रहा है रेस्पेक्टिवली देन λ0m फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड इन सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज। देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो कॉलरस लॉ की एप्लीकेशन पे बेस्ड है, जो मैंने आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस है वो कैसे निकाल सकते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ NaOH, NaCl एंड बेरियम क्लोराइड द मोलर कंडक्टेंस, यहाँ पर ये मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर। अब यहाँ पर ये पूछ किसकी रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, देखिए अगर आपको याद हो थ्योरी वीडियो आप देख लेना, जो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस निकालते हो, चाहे वो मोलर कंडक्टेंस हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, उसके 2 मेथड थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मैंने कहा था डायरेक्ट मेथड पे बहुत ही रेयर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आप ट्रांसपोर्ट नंबर काम में लेते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा काम में आता है, जिसपे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, उसने क्वेश्चन को टिपिकल कर दिया। टिपिकल क्यों कर दिया, क्योंकि नॉर्मली जो आज तक क्वेश्चन आते थे वो सिंपल आते थे कि 2 इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ऐड करनी है और एक की माइनस करनी है, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पर आएगा, कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH वोल्टेज। अब सबसे बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का मैंने ये कहा था कि जब आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टेंस निकालनी है, कौन सी निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस, तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको इस हिसाब से अरेंज करना है कि लास्ट में जब आयंस की बात हो तो Ba एक आयन बच जाए, Ba2 + एक आयन बच जाए और 2OH- आयन बच जाए। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जिस इलेक्ट्रोलाइट में बेरियम और OH है उसको ऐड करो। कौन कौन से हैं, बेरियम क्लोराइड मैंने लिख दिया यहाँ पर BaCl2, ये मैंने लिख दिया बेरियम क्लोराइड प्लस, अब OH किस में है चेक करो, NaOH में है, ये मैंने कह दिया NaOH प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एक बेरियम आ जाएगा और OH कितने आ रहे हैं, 1। इसका मतलब आपको क्या करना है, 2 NaOH लेना है। क्यों, क्योंकि आपको 2 OH चाहिए, यहाँ पर OH 2 है ना, तो यहाँ 2 चाहिए। तो बस यही यहाँ पर ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। क्यों, क्योंकि आपको एक बेरियम आयन चाहिए और 2 OH- चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या कह दिया, एक बेरियम और 2 OH आयन। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक बेरियम आयन देगा प्लस 2 OH- आयन देगा।
सिमिलरली यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक बेरियम आयन दे रहा है +2Cl माइनस दे रहा है, ये दे रहा है +2Na प्लस 2OH माइनस। अब आपको क्या करना है, बेरियम और OH माइनस के अलावा जो आयन है वो आपको रिमूव करने हैं। क्या बच रहे हैं, Na और Cl। तो NaCl कितने बच रहे हैं एक्स्ट्रा, 2 Na बच रहा है और 2 आपके Cl बच रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, -2 NaCl। इससे क्या हो जाएगा, -2 Na प्लस -2 Cl माइनस। तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस दे रखी है, आपको उसको इस हिसाब से अरेंज करना है और मल्टीप्लाई जो भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी आप करना इस हिसाब से करना है कि लास्ट में Ba का एक आयन और 2 OH आयन बच जाए। तो आपने क्या करा, बेरियम क्लोराइड एक ही लिया, क्यों, क्योंकि एक बेरियम चाहिए, तो ये हो गया Ba2 प्लस 2Cl माइनस। उसके बाद आपको OH चाहिए, OH है NaOH में। अब क्योंकि आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH चाहिए, तो यहाँ पर आपको NaOH 2 लेने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये आप इसको लिख लो साइड में, एक बेरियम हो गया, 2 OH हो गए। अब एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है, 2 Cl माइनस और 2 Na प्लस, तो उनको आपको माइनस करना है, तो -2 NaCl कर दिया। ये आपके ओवरऑल आ गया बेरियम 2 प्लस और 2 OH माइनस, ये तरीका है। अब आपको क्या देखा आपने कि बेरियम क्लोराइड की कंडक्टेंस एज इट इज लिखनी है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड की जो कंडक्टेंस है कौन सी है, लास्ट वाली। तो लास्ट वाली मैं लिख देता हूँ 280 इंटू 10⁻⁻⁴, यूनिट की बात नहीं कर रहा, ये हो गया बेरियम क्लोराइड की। ठीक है, बेरियम क्लोराइड की कंडक्टेंस जो है 280 इंटू 10⁻⁴, ये मैंने लिख दिया एज इट इज, क्योंकि एक ही है। उसके बाद आपको प्लस करना है NaOH की, साथ में क्या है मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ NaOH के लिए। NaOH की कौन सी है, फर्स्ट नंबर वाली, फर्स्ट नंबर कौन सी है 248.1 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो गया 248.1 इंटू 10⁻⁴। अब माइनस क्या होगा 2 NaCl, तो ये मैंने कह दिया -2 इंटू NaCl की कितनी दे रखी है, चेक करो, NaCl सेकंड नंबर पे है 126.5 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो गया 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपके ओवरऑल आ गया। अब इसको केवल मैथमेटिकली सॉल्व करना है। ठीक है, 10⁻⁴ कॉमन है सब में, तो इसको आप -4 को एक बार आप साइड में रख के सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो इसको मैं सिंपली -4 साइड में रख देता हूँ, क्योंकि सब में -4 है। तो यहाँ पर कितना आ गया 280 प्लस -4 है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, सिंपली सॉल्व करने के लिए। आप चाहो तो लास्ट में ब्रैकेट के बाद कॉमन लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये 248.1 इंटू 2, तो ये हो गया 0.2, 2 8 जा 16 और ये हो गया 1, 2 4 जा 8 और ये हो गया 9, 2 2 जा 4। माइनस आपको करना है, माइनस यहाँ लिख देते हैं, 4 कॉमन है ही, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 0.0 हासिल का 1, 2 6 जा 12 हासिल का 1 जो था वो 13 हो गया, वापस से हासिल का 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया 253 और साथ में आ गया 10⁻⁻⁴। और इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व का अगर आप करेंगे तो देखिए दो चीज़ प्लस हो रही है, 280 प्लस 496.2, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, बाद में माइनस वाली टर्म आएगी, तो ऐड करेंगे तो ये हो गया 2 6 8 और 9 कितना हो गया 17 का 7 हासिल का 1 7, ये तो आ गया इन दो प्लस वाली वैल्यू का। माइनस आप करेंगे -253.0 -2 इंटू 10⁻⁴ साथ में चल रहा है, तो ये आप माइनस करेंगे तो 0.2 आ गया, 6 में से 3 गए 3 आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2 आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5 आ जाएगा, तो साथ में आ जाएगा 10⁻⁻⁴। अब आप चेक करो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 523.2 इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर जो बात है आरपीएससी ने लेवल बढ़ा दिया है। पहले जब वो देता था तो सिंपल ऐसे देता था कि 2 को ऐड करना है और 1 को माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर इसने इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लेके मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर भी ऐड कर दिया है, इसलिए यहाँ पर 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बी केयरफुल। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जिस इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है उसको आप देखो कि आपके कितने आयन चाहिए, कितने आयन चाहिए, एक बेरियम चाहिए 2 OH माइनस चाहिए, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। बेरियम 1 मिल रहा है, अच्छी बात है, यहाँ 1 ही OH मिल रहा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 OH मिल गए। इसको आप देख लो कौन कौन से आयन बना रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आयन बच रहे हैं उसके लिए माइनस आपको करना है, 2 Cl बच रहे हैं और 2 Na प्लस बच रहे हैं, तो 2 NaCl। सिंपली सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
फॉर प्लॉटिंग माइनस लॉग गामा प्लस माइनस अगेंस्ट न्यू द स्लोप ऑफ द लाइन फॉर यूनि ट्राइवेलेंट और ट्राई यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट विल बी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था डिबाय-हकर लिमिटिंग लॉ। तो जब आप डिबाय-हकर लिमिटिंग लॉ का फॉर्मूला देखेंगे और स्लोप देखेंगे तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे के वैसे आपको सॉल्व करना है, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 8th जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल है, वापस से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस 0.509 z प्लस जेड माइनस रूट म्यू। मैंने आपको बताया कि आई भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है नोटेशन पे। अब यहाँ पर ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट कर रहा है, माइनस लॉग, तो ये माइनस मैंने हटा दिया, ये माइनस यहाँ आ गया। तो अब जो स्लोप ग्राफ किसके बीच में, माइनस लॉग गामा प्लस माइनस और रूट म्यू के बीच में, तो ये जो बच गया 0.509 z प्लस जेड माइनस, ये आपके स्लोप है। 0.509 कांस्टेंट है और ये जो है मॉड्यूलस का साइन है। z प्लस और z माइनस क्या है, चार्ज है, किस पे, कैटायन और एनायन पे। जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड्यूलस की वजह से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। यूनि ट्राइवेलेंट और ट्राई यूनिवेलेंट का मतलब क्या है, एक बार कैटायन की वैलेंसी 1 है और एनायन की 3 है, और एक बार एनायन की जो है कैटायन की 3 है और एनायन की 1 है। इसको आप सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। आई थिंक आ जाएगा क्योंकि इससे पहले जस्ट मैंने आपको सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करवाया। 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.02 मोलल सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो आपके आयनिक स्ट्रेंथ है, इसको आप चाहे आई से बताओ चाहे म्यू से बताओ, हाफ समीशन MiZi स्क्वायर, क्योंकि दो ही तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं तो ये हो जाएगा M1Z1 स्क्वायर प्लस M2Z2 का स्क्वायर। ठीक है, M1 क्या है, एक आयन की मोलैलिटी, और Z क्या है, उसी आयन का चार्ज। M2 क्या है, दूसरे आयन की मोलैलिटी या कंसंट्रेशन, और Z2 क्या है, उसी आयन का चार्ज। तो मैं एक बार सिंपली लिख देता हूँ, सोडियम सल्फेट, इसको जब आप आयनाइज करोगे तो ये हो जाएगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस। तो अगर ये 0.2 है कंसंट्रेशन इसकी, तो इसकी हो जाएगी इसकी कितनी है 0.02, तो इसकी हो जाएगी 0.04 और इसकी 0.02 ही रहेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो M1 की जगह आ जाएगा 0.04 और M2 की जगह आ जाएगा 0.02, Z1 की जगह आ जाएगा +1 और Z2 की जगह आ जाएगा -2। इसको आपको सॉल्व करना है वैल्यू रख के, और आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक से आप करोगे तो आपका और जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एंड में करने हैं, ताकि आपके पास जब टाइम बच जाए तो आप कीजिए कि हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक। लेकिन अगर आप इसको पहले करेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है कंज्यूम हो जाएगा और आप पैनिक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वाज फाउंड टू बी। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, कप्पा की। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है यूनिट। यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, अगर आप यूनिट पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इसलिए यूनिट पे फोकस कर रहा हूँ कि ये जो कंसंट्रेशन है वो दे रही है 0.01 m। m मतलब मोलैरिटी में, मोलैरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर, और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है वो दे रखी है आपके सीमेन मीटर इनवर्स में। तो मैं लिख देता हूँ, कप्पा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.0163, आगे कोई पावर नहीं है, सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन की, C दे रखी है 0.01 m। m का मतलब है मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब है मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर हो गया। उसके बाद ये कह रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। अब ये कह रहा है मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, लैम्डा इनफाइनाइट कितना दे रखा है 390.7 × 10⁻⁴। यूनिट क्या दे रखी है
साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके 3 चीज़ें दे रखी है। पूछा क्या है इसने? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इसने पूछा है। अब मेन चीज़ क्या है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कौन सा फॉर्मूला याद है। तो अगर आप याद करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। अब अगर ऐसा होता कि उसने लैम्डा वी भी दे रखा होता और लैम्डा इनफाइनाइट भी दे रखा होता तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल हो जाता कि दोनों की वैल्यू पुट करी और सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पर इसने लैम्डा इनफाइनाइट तो दे रखा है लेकिन लैम्डा वी नहीं दे रखा है। तो लैम्डा वी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ये फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला कब था कि जब आप सेंटीमीटर वाली यूनिट ले रहे थे। कौन सी वाली यूनिट ले रहे थे? सेंटीमीटर वाली। इसलिए ये जो 1000 दे रखा है ये यूनिट कन्वर्जन के लिए होता है। किसके लिए होता है? यूनिट कन्वर्जन के लिए, जब आपके कप्पा जो है वो है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, जबकि किस में दे रखा है? मीटर इनवर्स में। तो उस केस में आपको क्या करना है, केवल आप ध्यान रखो कप्पा अपॉन सी। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आपको लैम्डा का फॉर्मूला ध्यान रखना है, लैम्डा वी का, तो आप केवल ध्यान रखो कप्पा अपॉन सी। अब जो भी यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है वो अपने आप आ जाएगा, डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है और कप्पा की यूनिट क्या है। मतलब आपको 1000 रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 1000 से रटोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। वो 1000 यूनिट कन्वर्जन फैक्टर था। अब इस केस में यूनिट कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा वो अभी हम आगे देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये डिपेंड करेगा कप्पा की यूनिट और सी की यूनिट पे। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। मैंने लिख दिया लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है, अब लैम्डा वी की जगह क्या लिखा मैंने? कप्पा अपॉन सी। तो मैंने लिख दिया कप्पा अपॉन सी। अभी यूनिट की मैं बात नहीं कर रहा। और लैम्डा इनफाइनाइट की जगह मैंने लैम्डा इनफाइनाइट छोड़ दिया, तो ये हो गया लैम्डा इनफाइनाइट। अब मेन बात ये है कि जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है यहाँ पर। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जब आप इन टर्म्स की यूनिट लिखेंगे तो इस हिसाब से आपको यूनिट रखनी है या यूनिट कन्वर्जन करना है कि वो यूनिटलेस आ जाए। क्या आ जाए? यूनिटलेस। अब देखिए मैं वैल्यू रखता हूँ। कप्पा जो है, कप्पा की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो ये दे रखा है 0.0163। क्या दे रखा है? 0.0163। यूनिट क्या दे रखी है? सीमन मीटर इनवर्स। यूनिट क्या दे रखी है? सीमन मीटर इनवर्स। ये किसकी वैल्यू हो गई? कप्पा की। क्या हो गई? 0.0163 सीमन मीटर इनवर्स। यूनिट के साथ लिखा है ताकि यूनिट का आपको ध्यान रहे। यूनिट कन्वर्जन हमको इस हिसाब से करना है कि ओवरऑल यूनिटलेस आ जाए। अब इसके बाद सी की मैं बात करूं तो सी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.01 m, 0.01। और क्या दे रखा है? मोल लीटर इनवर्स। तो मैंने लिख दिया मोल, नीचे आ जाएगा, और लीटर इनवर्स जो है वो ऊपर लिख दिया मैंने, या फिर मैं लीटर इनवर्स नीचे लिख देता हूँ, लीटर -1। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आपके लैम्डा इनफाइनाइट दे रखा है, उसकी मैं वैल्यू लिख देता हूँ। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 390.7। क्या दे रखी है? 390.7। और साथ में क्या दे रखा है? 10⁻⁻4 लिख देता हूँ, 10⁻⁻4। और साथ में यूनिट क्या दे रखी है? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये दे रखी है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखी है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मीटर इनवर्स है उसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी से हो जाएगा। तो ये मीटर इनवर्स मैंने नीचे लिख दिया और ये लीटर इनवर्स मैंने ऊपर लिख दिया। तो लीटर इनवर्स को मैंने ऊपर लिख दिया और मीटर इनवर्स को मैंने मीटर लिख दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मोल इनवर्स है, तो ये मोल इनवर्स मैंने क्या कर दिया? ऊपर लिख दिया। अब आपको यूनिटलेस लाना है ओवरऑल, तो आप चेक करेंगे साइमन से साइमन कट गया, उसके बाद मोल से मोल कट गया। तो देखिए मोल एक ऊपर है और एक मोल नीचे है। अब बच क्या रहा है? बच ये रहा है कि ऊपर लीटर बच रहा है और नीचे मीटर की पावर 3 बच रही है। तो जब आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो 1 लीटर जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 लीटर जो होता है वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस न्यूमेरिकल में वो यही चीज़ है
कि 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप ये रटने लग गए लैम्डा v इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/c, तो आपका गलत हो जाएगा। 1000/c कब सही था? जब आपके साइमन सेंटीमीटर की बात हो रही थी, सेंटीमीटर इनवर्स की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये मीटर की याद करा है। तो हमेशा ये याद रखिए, यूनिट कन्वर्जन अपने आप हो जाएगा जो यूनिट दे रखी है उसके हिसाब से। अब आपने क्या करा, लीटर को मीटर क्यूब में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ और साथ में आ गया मीटर की पावर 3। ये मैंने यूनिट कन्वर्जन लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 लीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया? 10⁻³ मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब रखते ही ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर जो इससे क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब जो वैल्यू बच गई है उसको सॉल्व कर लीजिए। क्या वैल्यू बच गई? 0.0163 इंटू 10⁻³ ये तो रह गया ऊपर, सारी यूनिट कैंसिल आउट हो चुकी है। और नीचे क्या बच गया? 0.01 इंटू 390.7 इंटू 10⁻⁴। अब आप क्या करो, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू दे रखी है, तो पॉइंट हटाने के लिए आप 10⁻⁴ कर दीजिए, तो पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 163 इंटू 10⁻⁴। पॉइंट के बाद 4 वैल्यू है तो मैंने 10⁻⁴ लिख दिया, और ये 10⁻³ है तो ये मैंने लिख दिया 10⁻³ नीचे आ जाएगा। अब देखिए नीचे पॉइंट के बाद कितनी है? 2 वैल्यू यहाँ है और 1 वैल्यू यहाँ है, ओवरऑल 3 वैल्यू है, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ 1 इंटू ये 1 रह गया, ये हो गया 3907, एक पॉइंट हट गया इंटू। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 वैल्यू और एक 3 वैल्यू थी, तो 10⁻³ लिख दिया मैंने और साथ में क्या लिख दिया? 10⁻⁴। अब इसको आप देखेंगे सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 10⁻⁴ कैंसिल आउट हो गया और 10⁻³ जो है वो 10⁻³ से कैंसिल आउट हो गया। फाइनली बच गया आपके 163/3907। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आएगा ये, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, बहुत ही टिपिकल था और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यूनिट कन्वर्जन। 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर इसने कितनी सारी चीजें पूछी। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा v अपॉन 1000। दूसरी बात, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लैम्डा v इक्वल्स टू कप्पा अपॉन c। अब हम नॉर्मली याद करते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन c, लेकिन वो डिपेंड करता है यूनिट पे, क्योंकि 1000 जो है यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है। अब यहाँ पर ओवरऑल यूनिट कन्वर्जन फैक्टर 10⁻³ की जगह क्या आ गया? 10⁻³ आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मीटर क्यूब में बात कर रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब की बात नहीं कर रहे। ये मेन चीज यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए कभी भी आप 1000 याद मत करो, यूनिट के हिसाब से क्या दे रखी है उसके हिसाब से कन्वर्ट करो। उसके बाद फिर आपको 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी वैल्यू रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।